हेलो, वेलकम। आई एम विवेक और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स लेके आए हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली इस पार्ट में हम लोग अपना पूरा कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर लेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग प्रोटीन्स और बाकी जो भी रह जाएगा डीएनए आरएनए उनको कवर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या करना है हम लोगों को आज। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर देखो हम लोग को लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में स्टडी हम लोगों को करनी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, क्या मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट आर यूजली डिफाइंड एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस दे कंटेन मल्टीपल OH ग्रुप, है ना। तो दे कंटेन मल्टीपल OH ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन, or the substance that hydrolyze to give polyhydroxy aldehyde and ketone। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने का मॉडर्न डेफिनेशन है ये है और इसी को यूज करना है। इससे पहले हम लोग यूज करते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिफाइंड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होते थे जो उस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते थे। वो हाइड्रेट्स ऑफ वो तो नहीं होते थे कार्बन, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे। तो वो एक ओल्ड डेफिनेशन थी जो कि हर जगह यूजफुल नहीं थी। तो हम लोग को मॉडर्न डेफिनेशन यूज करनी है। दैट इज द कार्बोहाइड्रेट आर यूजली डिफाइंड एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, almost all the carbohydrates are chiral and optically active। सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बिकॉज काइरल कार्बन होता है इसके अंदर और ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। बस एक एक्सेप्शन है बेटा, और एक्सेप्शन कौन सा है, तो वो एक्सेप्शन है हमारा ये, दैट इज 1,3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये जो 1,3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, बस यही एक एक्सेप्शन है जिसमें काइरल कार्बन नहीं होने के चलते ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके अलावा जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। क्लियर ये चीज। चल नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला होता है बेटा दैट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच फर्दर कैन नॉट हाइड्रोलाइज, जिनको फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसेक्राइड। यानी इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, crystalline in nature and readily dissolved in water, and one more important thing, they are sweet in taste, therefore they are also called sweet sugar। तो याद रखना है इस चीज को। एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल्स है बेटा, मोनोसेक्राइड्स के। ऑन द सेम बेसिस एक होता है हम लोग का ओलिगोसेक्राइड्स। तो व्हाट इज दिस ओलिगोसेक्राइड्स, तो ओलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं बेटा, तो इट विल गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे मान लो किसी ने 2 दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइसेक्राइड, किसी ने 3 दिया तो ट्राइसेक्राइड एंड सो ऑन। तो मतलब ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आपको ध्यान रखना है 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड देते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल हो गया रेफिन ऑन इज अ ट्राई सेक्राइड, क्योंकि ये 3 मोनोसेक्राइड देता है हाइड्रोलिसिस करने पर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं व्हाट इज पॉलीसेक्राइड्स। तो ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करूं कि पॉलीसेक्राइड किसको बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा बेटा, इट गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड जनरली ग्रेटर देन 10। तो जो भी ग्रेटर देन 10 से ज्यादा हाइड्रोलिसिस पे देता है, मतलब 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड देता है हाइड्रोलिसिस पे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, दे आर टेस्टलेस, ठीक है, दे आर टेस्टलेस, ये देखो। और जबकि हमारा जो मोनोसेक्राइड था वो क्या था, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शुगर, और इनको क्या बोलेंगे, टेस्टलेस है तो दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, जनरल फार्मूला फॉर द पॉलीहाइड्राइड is C6H10O5N। नाउ स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड से हम वाटर ऐड करके क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज। इसको भी देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में भी। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग नेचर, कि रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे आप कार्बोहाइड्रेट्स का किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हो। तो सबसे पहला आता है बेटा रिड्यूसिंग शुगर। तो किसको बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रीजेंट और फेरिक सॉल्यूशन दोनों को रिड्यूस करते, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अभी इसका हम देखेंगे कि अभी देखेंगे कि ऑल मोनोसेक्राइड्स
ये सभी के सभी ओलिगोसैकराइड्स किसके एग्जांपल्स होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर के, एक्सेप्ट सुक्रोज। तो सुक्रोज क्यों नहीं होता, उसका रीजन जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तब उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि किस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि सुक्रोज नहीं शो करता है बिहेवियर को। तो अभी डिटेल में रहो, इसको करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब अभी के लिए क्या समझना है? द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन रिड्यूस फैलिक सॉल्यूशन ऑफ टॉलेंस रिएक्ट अबाउट रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल देखो बेटा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड हैव एटलीस्ट वन हेमीएसिटल और हेमीकीटल ग्रुप। अभी हेमीएसिटल और हेमीकीटल ग्रुप की क्या बात कर रहा है भाई, ध्यान से समझो। तो तुम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में एक चीज पढ़ी होगी कि जब हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते थे किसके साथ बेटा? अल्कोहल के साथ। तो जैसे इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते थे क्या मिलता था? जल्दी बताओ। ओ एच ओ आर, एंड दिस इज नोन एज हेमीएसिटल ग्रुप, है ना? सिर्फ अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड हेमीएसिटल ग्रुप। तो रिड्यूसिंग शुगर वही होगा जिसके पास एक हेमीएसिटल या हेमीकीटल ग्रुप जरूर प्रेजेंट हो, है ना? यानी हेमीएसिटल या हेमीकीटल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी वो कौन से नेचर का होगा बेटा? रिड्यूसिंग नेचर का। अगर ये हेमीएसिटल और हेमीकीटल वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि दे आर नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर, और से दे आर नॉन रिड्यूसिंग। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब, ठीक है? चलो, और एग्जांपल क्या है? ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ के सभी के सभी क्या होते हैं? सभी के सभी हमारे रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलोगे? तो बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन रिड्यूस फैलिक सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर नोन एज रिड्यूसिंग। अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गड़बड़ है, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट, क्या लिखोगे? व्हिच कैन नॉट, याद रखना इस चीज को, गलत लिखा हुआ है which cannot reduce phallic and tolerance reagent are known as non reducing sugar, ठीक है? तो they are known as non reducing sugar, ये एडिट कर देना भाई। तो नॉट लगाना है, नॉट रिड्यूस फैलिक एंड टॉलेंस आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल हो गया सुक्रोज हो गया, ऑल पॉलीसेकेराइड लाइक स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नॉन शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है जी? तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट देखिए बेटा कि ये मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं और किस तरीके से। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है? हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है इसका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो किस तरीके से क्लासिफाई किया, चलो इसको देखते हैं बराबर कि क्या क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो बेटा इसमें बस एक चीज याद रखना हेक्सोस के बारे में, क्योंकि जो ग्लूकोज है अपना हेक्सोस की फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राईओसिस। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसको बोलते हैं टेट्राओसिस। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो उसको बोलते हैं पेंटोसिस। 6 है तो हेक्सोसिस, और जो ग्लूकोज है उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है 6 कार्बन में से। देखिए तो इससे किस तरीके से नाम कर रहे हैं हम लोग इसको, इसको हमने क्या बोला? हेक्सोसिस, ठीक है? आइए देख लेते हैं बराबर एक बार कि किस तरीके से नेमिंग आ रहा है पूरा और किस तरीके से इसको डिफाइन करोगे कि हेक्सोसिस क्या होते हैं और क्या नहीं होते, ठीक है? ठीक है भाई, तो देखो फटाफट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ट्राईओसिस, टेट्राओसिस, पेंटोसिस। अब देखो बेटा जैसे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें तो उसको हम बोलेंगे एल्डोस के फैमिली में आ रहा है। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे? कीटोस के ग्रुप में आ रहा है। जैसे देखो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज सब में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इस तरीके से हम लोग मोनोसैकेराइड का फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है जी? चलो आगे। नाउ अब हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड इनटू डी एल एन फॉर्म। तो ये डी और एल फॉर्म कैसे होता है और कैसे समझोगे बेटा? तो देखो ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है, तो कैसे समझते हो कि किसको डी ग्लूकोज बोलने वाले हो, किसको एल ग्लूकोज बोलने वाले हो? उससे भी पहले मैं ना तुम लोगों को एक जनरल फॉर्मूला बताऊं कि देखो कभी भी ग्लूकोज पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ो कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, CHO और यहाँ पे लगा देते हैं बेटा N, और यहाँ पे क्या होता है फिर CH2OH। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज का अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की एन की वैल्यू में अगर कितना पुट कर दो बेटा, ध्यान से देखो, अगर एन की मुझे क्या नंबर कार्बन करना है 6, तो CHOH को अगर मैं एन की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो 4 कार्बन प्लस 5 प्लस 6 तो ग्लूकोज बन जाएगा। उसी तरीके से अगर एन की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो 3 कार्बनों का बन जाएगा एल्डिहाइड। एन की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 और 2 4 कार्बन का बन जाएगा। तो कम से कम कार्बन कितने चाहिए अगर आप बनाना चाहते हो एल्डिहाइड? बताओ कम से कम कार्बन कितने चाहिए? 3। ट्राईओसिस से ही शुरू करते हैं।
तो जहाँ पे हमारा एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो देखो बेटा इस तरीके से अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो एन की वैल्यू कितनी है, टोटल 4 है। अब मैं आ जाता हूँ अपने इस स्ट्रक्चर पे, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। टोटल देखो ये CHO है, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो किस तरीके से डी और एल का पता लगाओगे, तो डी और एल का जब भी तुम्हें पता लगाना हो तो एक चीज याद रखनी है कि तुम CH2OH को देखो, CH2OH को देख लिया, जैसे तुम CH2OH को देखोगे, इस CH2OH के बाद आप देखो OH ग्रुप किधर लगा है। तो इस CH2OH के ऊपर वाला ये जो CH2OH का ग्रुप दिख रहा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, इस प्राइमरी अल्कोहलिक के ग्रुप पे अगर 5वें नंबर पे है यहाँ पे OH, तो वो अगर राइट हैंड साइड है तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, डी ग्लूकोज। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको क्या बोलते हैं आप, एल ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में जान सकते हो। यानी CH2OH के बाद जो OH लग रहा है वो किधर लगा है, राइट हैंड साइड लगा है तो डी ग्लूकोज, और लेफ्ट हैंड साइड लगा है तो क्या हो जाएगा, आर ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, तो ये तरीका होगा इसको याद करने का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, तो इस तरीके से आपने डी ग्लूकोज और आर ग्लूकोज दोनों को क्लासिफाई कर लिया कि ये डी ग्लूकोज और आर ग्लूकोज क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताइए फटाफट। नहीं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, तो दे आर कॉल्ड एनांशोमर्स, ठीक है, इनको एनांशोमर्स बोलते हैं। अब देखो बेटा दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज और क्या समझना है आपको, जैसे ये देखो मैंने डी और एल फॉर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का ले लिया, ये कौन सा एग्जांपल है, वो 3 कार्बन वाला एग्जांपल, मतलब एल की वैल्यू 1 पुट कर दिया। देखो CH2OH ग्रुप है, इसके OH ग्रुप किधर लगा हुआ है, राइट हैंड साइड, का मतलब ये क्या हो गया, डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा, एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप डी और एल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज इन सबको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जांपल्स है, 4 कार्बन का ले लिया, डी थेरोस और एन थेरोस, तो इस तरीके से आप इन सबको समझ सकते हो। तो क्लियर है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि डी और एल फॉर्म ग्लूकोज में कैसे पहचानते हैं। CH2OH के बाद वाले कार्बन पे अगर राइट हैंड साइड OH लगा हुआ है तो वो डी कहलाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड OH लगा हुआ है तो वो एल ग्लूकोज कहलाएगा। वेरी गुड। चलिए अब ग्लूकोज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज की रिएक्शन, ये पेपर में बहुत बार आती है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि ग्लूकोज होता क्या है। सबसे पहले बेटा ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज, अभी पता कर लिया था, हेक्सोज मतलब 6 और एल्डिहाइड ग्लूकोज। तो glucose is the aldohexose and is also known as dextrose because it occur in nature as a optically active dextrorotatory isomer। ये आपने पढ़ा होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिबोरोटेटरी, जो पेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड रोटेट कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहे हैं, उससे हम लोग नाम देते हैं डेक्स्ट्रो और लिबोरोटेटरी। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, जो ग्लूकोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर, बिकॉज इट स्पेशली फाउंड इन अ फ्रूट स्पेशली कॉल्ड ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है ग्लूकोज, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको एक और नाम से बोलते हैं बेटा, जो कि क्या है, ग्रेप शुगर। ठीक है जी, चलिए नाउ द ह्यूमन ब्लड कंटेन 65 to 110 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml, कि पर 100 ml के अंदर कितना होता है, 65 से लेके 110 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है ह्यूमन ब्लड। Next, in combined form, it occurs in the cane sugar and also in polysaccharides such as starch and cellulose. Now, अब प्रिपरेशन देख लेते हैं भाई, ग्लूकोज को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला है फ्रॉम सुक्रोज, यानी बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, और भी सी ग्लूकोज फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन द इक्वल अमाउंट। ये देखिए, तो सुक्रोज लिया हमने, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिल गया, एक ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का मिल गया है। तो पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड है बेटे स्टार्च से, कि अगर हम स्टार्च लेते हैं और उसका ट्रीट कर देते हैं H2O के साथ, तो भी हम लोगों को n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल जाते हैं। तो ये बड़े दो सिंपल से मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के। अब बेटा मुझे बताओ, इसमें से क्वेश्चन पूछा है मैंने कि ग्लूकोज इज नॉट, बताओ इसमें से ग्लूकोज क्या नहीं है, क्या ग्लूकोज डेक्सट्रोज है, क्या ग्लूकोज ग्रेप शुगर है, क्या ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, तो बिल्कुल ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, तो क्या नहीं है बेटा, ये कीटोहेक्सोज नहीं है। तो ग्लूकोज इज नॉट कीटोहेक्सोज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, है ना। चलिए नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर इल्यूमिनेशन, क्या होता है प्रॉपर्टीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का है वो CH2O है, और इसकी वेपर डेंसिटी कितनी होती है, 90। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो 90 into 2 कितना हो गया, 180 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है।
ना यहाँ से तुम लोग एकदम दिमाग लगा के समझना शुरू कर देना भाई। मैं टोटल यहाँ से 5 रिएक्शन कराने वाला हूँ। ये पांचों रिएक्शन तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए और ये हर बार पूछे जाते हैं पांचों रिएक्शन। ठीक है, तो देखो क्या क्या है ये रिएक्शन। पहला, कि जैसे ही ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हो रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो इट गिव एन हेक्सेन एंड इट इंडिकेट स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम इन ग्लूकोज। यानी कोई तुमसे पूछे कि आप प्रूव करके दिखाओ कि जो ग्लूकोज में 6 कार्बन है वो स्ट्रेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप क्या बोलोगे कि व्हेनेवर इट ट्रीटेड विद एन हेक्सेन, व्हेनेवर इट ट्रीटेड विद रेड फास्फोरस and HI, it will produce N-hexane, which prove that these 6 carbon are attached in a straight line. ठीक है जी, चलो रिएक्शन देख लो। तो ये रहा हम लोग का ग्लूकोज और HI के साथ रिएक्शन किया तो मिल गया N-hexane। बहुत अच्छे से जरूर याद रखना है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद NH2OH एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब किसी ने बोला तुमसे कि मुझे ना प्रूव करके दिखाओ इस चीज को कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। तो हम सबने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन की जब बात कर रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप का जब भी रिएक्शन कराते हैं NH2OH के साथ, तो H2O निकल के NOH लगता है, जो कि इमीन का फॉर्मेशन हाइड्रोक्साइड बनता था। उसी तरीके से HCl के साथ ये एडिशन रिएक्शन विदाउट एडिशन में साइनोहाइड्राइन बनाता था। तो अगर ग्लूकोज के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप होगा तो वो भी रिएक्शन को शो करेगा। चलो चेक करते हैं है कि नहीं। तो ये देखो, तो ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH and the one molecule of HCl to form monooxime and cyanohydrin respectively। तो ये बनाता है and this proves that कि presence of कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो देखो बेटा ध्यान से, ये हमारा एल्डिहाइड हुआ NH2OH के साथ। कौन सा मैकेनिज्म होता था रिएक्शन का, याद है आप लोगों को? इस तरीके से जो हम करते थे कि यहाँ करके दिखा देता हूं मैं कि C डबल बॉन्ड O रहता था, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड का, और यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी, और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि H2N, और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगाते थे। जैसे मान लो मैंने ऑक्साइड लगा दिया तो ये H2O निकल जाता था और क्या मिल जाता था? कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड OH। ठीक है जी, तो इस तरीके से OH हम लोगों को मिल जाता था। तो ये हो जाता था पूरा हम लोग का ग्लूकोज ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, जो ऊपर वाला CHO है उसी पे लग जाएगा हमारा क्या, H2O निकल जाएगा और वहां पे लग जाएगा NOH। तो क्या बन गया? ग्लूकोज ऑक्साइड। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर साइनोहाइड्राइड के साथ करता तो वही रिएक्शन फिर से दोबारा कि ये C डबल बॉन्ड O, तो इस पे आता था पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आता था पार्शियल नेगेटिव। तो HCl क्या होता है जिसको पता है? HCl में पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास। तो ये देखो बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्राइड का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से, और ये दोनों रिएक्शन इस बात को प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल। नेक्स्ट देखिए बेटा कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, कि अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करूं तो क्या होगा। तो वी ऑल नो दैट कि ब्रोमीन वाटर इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑन रिएक्शन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आप देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला गया कि कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन तुमसे ये बोला जा रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो आप मुझे कंफर्म करके बताओ कि वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ही है। ग्लूकोज के अंदर अभी तुमने ये पता किया कि कार्बोनिल ग्रुप है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ये प्रूव करके दिखाओ कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन से फॉर्म में है, वो एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये बताओ। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, ये वाला रिएक्शन कि एल्डिहाइड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता था, जल्दी बताओ। ग्लूकोनिक एसिड बनाता था, कुछ मतलब COOH लगाता था। तो इसी तरीके से अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर गया, जिससे साफ साफ पता लगेगा कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल का कीटोनिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि कीटोन ग्रुप तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एन एल्डिहाइड। तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी ये। तो ये देखो ग्लूकोज BRO के साथ रिएक्शन किया तो CHO का ऑक्सीडेशन होकर किसमें बदल गया, COH में, और इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट चलिए बेटा, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। तो on oxidation of HNO3 both glucose and gluconic acid can be converted into saccharic acid, ऊपर भी COH और नीचे भी COH, and it indicates that the presence of primary alcoholic group in the
ग्लूकोज। अब इससे ये पता लग जाता है कि ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो देखो चारों रिएक्शन किया, चारों रिएक्शन से हर एक चीज को कंफर्म कर दिया कि भाई इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप कौन है, कार्बन स्ट्रेट है कि नहीं, एल्डिहाइड है कि नहीं, तो हर एक चीज को प्रूव कर दिया है। तो इसका रिएक्शन भी देख लो। तो ये रहा हम लोग का ग्लूकोज, इसका ऑक्सीडेशन किया तो सैकरिक एसिड COH ऊपर COH नीचे। और अगर आप ग्लूकोनिक एसिड का भी करते हैं तो यू गेट द सैकरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए बेटा, एसाइड रिलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्रेट, ये क्या प्रूव करता है? ये इस बात को प्रूव करता है, किसी ने बोला कि आप प्रूव करके दिखाओ कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है, 4 तो CHOH वाले और एक नीचे प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। तो आप प्रूव करके दिखाओ कि ग्लूकोज के अंदर टोटल 5 OH ग्रुप है। तो बोला चलो भाई इसको भी प्रूव कर देते हैं। तो जैसे ही इसको ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये देखो एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये क्या बनाता है? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ये देखो ये OH चार ग्रुप है, इस चार OH को रिप्लेस करके क्या लग गया? COCH3, और एक OH नीचे है इसको रिप्लेस करके लग गया COCH3। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन गया, और इस बात को बताता है कि डेफिनेटली इसके अंदर 5 OH ग्रुप होंगे तभी तो पेंटाएसिटेट बन रहा। तो इस तरीके से ये 5 के 5 रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर बार पेपर में आते हैं, हर बार, तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई कि नेक्स्ट क्या बोला है हम लोगों को। तो नेक्स्ट हमसे ये बोला है कि ऑक्सीडेशन अगर मैं ग्लूकोज का करा दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो ग्लूकोज अंडरगो रेडली ऑक्सीडेशन विद द वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ग्लूकोज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, देखो किस किस के साथ रिएक्शन कर रहा है ये, तो ध्यान से समझिए। जैसे रिएक्शन विद द फेलिक सॉल्यूशन, तो जैसे ही फेलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पता है फेलिक इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग, तो ये किस पे बदलेगा? ग्लूकोनिक एसिड में तो बदलेगा ही बदलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर्स ऑक्साइड का एक रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा जब इसको फेलिक सॉल्यूशन के साथ करेंगे। उसी तरीके से बेटा अगर मैं बोलूं टॉलिक एसिड के साथ तो क्या मिलेगा? विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सिल्वर मिनरल इज फॉर्म, तो एक सिल्वर मिनरल का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो सिल्वर मिनरल बन रहा है हम लोग का Ag, और यहाँ पे बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। तो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है कि ग्लूकोज फॉर्म स्टेबल साइक्लिक हेमी एसिटल अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है ना C5 का, वो अंडरगो रिवर्सिबल एडिशन टू एल्डिहाइड ग्रुप टू फॉर्म हेमी एसिटल। चलिए मैं दिखाता हूँ इस चीज को। जैसे ये देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले डायग्राम है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर। हेमीएसिटल का मतलब क्या था? अभी बताया था कि एक C के साथ OH लगा हो, एक के साथ OR लगा हो। तो देखो ये 5 वाला कार्बन के साथ आप देख रहे हो किसका लिंकेज हो रहा है? COR, और ये COH ग्रुप में लगा है। तो यहाँ पे क्या है? एक OH भी है और एक OR भी है, ईथर ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, और इसी को बोलते हैं एनॉर्बिक कार्बन। यानी दे आर एनॉर्बिक कार्बन का मतलब क्या होता है? पूछे एनॉर्बिक कार्बन क्या होता है? तो एनॉर्बिक कार्बन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा कार्बन जिसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हो और एक ईथर ग्रुप यानी OR भी लगा हो, दैट इज कॉल्ड एनॉर्बिक कार्बन। एंड दे आर डिफर, जैसे मैं अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज की बात करूं तो इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें एक बार OH राइट हैंड साइड लगा है और इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, और बाकी हर जगह ये सेम है, बाकी किसी भी पॉइंट पे देख लो ये सेम है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ C1 यानी एनॉर्बिक कार्बन पे पेयर ऑफ डिफरेंट हो, बाकी हर जगह सेम हो, उनको बोलते हैं हम लोग एनोमर्स। यदि कोई पूछे व्हाट इज एनोमर्स, तो दे आर डिफर इन द कन्फिगरेशन ओनली एट C1 एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एनोमर्स एंड दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे आर कॉल्ड डाइस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को इन सब चीजों को याद रखना है। तो आई होप क्लियर होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, alpha D glucose and beta D glucose. Alpha means OH on the right hand side of the anormic carbon molecule, याद रखना। नेक्स्ट देखो बेटा, एपिमर्स किसको बोलते हैं? यानी द कार्बोहाइड्रेट विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन कार्बन अदर देन द एनॉर्बिक, मतलब एनॉर्बिक कार्बन को छोड़ दो। तो एनॉर्बिक कार्बन यहाँ पे कौन सा था? मान लो अगर मैं C5 का डायग्राम बनाता तो C1 वाला तो एनॉर्बिक कार्बन था। इसके अलावा आप देखो ये कहाँ डिफरेंस है, OH यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, H H, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH इधर है। तो ये डिफरेंस कौन से कार्बन पे है? 1 2 3 4। तो दे आर द एपिमर विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन नंबर 4। तो ये बता सकते हो कि दे आर द एपिमर, ओनली वन काइरल सेंटर विद अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, और ये कहां पे डिफरेंट है? कार्बन नंबर 4 पे। तो दे आर एपिमर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिससे तुम्हें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में और क्लियर आइडिया लगेगा। तो क्या होता है ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? देख लो एक बार फटाफट। देखो
तो ग्लूकोज फॉर्म 6 मेंबर रिंग और इसे पायरानोज स्ट्रक्चर कंटेनिंग 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। देखो जो ग्लूकोज है वो 5 मेंबर का रिंग बनाता है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम होता है, इसी को पायरानोज फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द फिशर फॉर्मूला। जो भी फिशर फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने हेमिस्फीयर के लिए, यानी द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द फिशर फॉर्मूला आर रिटन बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग एंड दोज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड आर प्लेस written above the plane of the ring। तो देखो इस तरीके से ये फिशर का फॉर्मूला था अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज, इसी को ध्यान में रख के हम लोग बनाएंगे हॉवर्ड स्ट्रक्चर। तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज को कैसे बनाया है, सबसे पहले ध्यान में रखो, जो चीजें किधर थी लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो भी लिखा हुआ था राइट हैंड साइड में OH लिखा हुआ था, तो राइट हैंड साइड को किधर रिप्लेस करोगे, राइट हैंड साइड वाली सारी चीजें किधर होगी नीचे, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में चीजें थी वो सब किधर करेंगे ऊपर। तो देखो OH नीचे H ऊपर, H नीचे OH ऊपर, फिर OH नीचे H ऊपर, तो इसको ध्यान में रख के इसको बना दिया। और यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन लिंक्ड है। तो दे आर द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन टर्म्स ऑफ हॉवर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप हॉवर्ड स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हो। अब आता है व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। ये म्यूटा रोटेशन क्या होता है भाई, तो क्या होता है द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कि लगातार उसके रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू में चेंज होना, किसके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, उसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 36% अल्फा डी ग्लूकोज एंड 64% बीटा डी ग्लूकोज। जैसे ये देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका रोटेशन मैंने बोला कि 112.2 डिग्री तक जा सकता है। ये अल्फा डी यहाँ बीटा डी ग्लूकोज ले लिया, इसका रोटेशन जो है 18.7 डिग्री तक जा सकता है। तो इन दोनों का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा, वहां पे कितना होगा, तो वहां पे ये शो करते हैं 52.6 डिग्री। तो ये इसका म्यूटा रोटेशन की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप म्यूटा रोटेशन को बता सकते हो कि स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू में किस तरीके से किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। Now, what is disaccharide? That is the condensation of the two molecules of either same or different monosaccharides are called disaccharides। यानी दो को मिला के, तो हमें पहले ही पढ़ चुका है, that is सुक्रोज, माइलोज एंड लैक्टोज। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको। सबसे पहले ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बात करते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है। तो ध्यान से देखो, द एसिटेट ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड एंड द बॉन्ड बिटवीन द एनॉर्मिक कार्बन एंड एल्कोक्सी ऑक्सीजन। जो एनॉर्मिक कार्बन था, याद है एनॉर्मिक कार्बन कौन था जिसपे OR और OH था, एनॉर्मिक कार्बन और एल्कोक्सी ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक का नेम कैसे करते हैं, जिसके लास्ट में ई हटा के आईडी लगा दो, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोजाइड क्या हो जाएगा, तो उस तरीके से ग्लूकोज का नाम क्या हो जाएगा, जैसे ग्लूकोसाइड और ग्लूकोज इज ग्लूकोसाइड, और ग्लाइकोसाइड और ग्लैक्टोज इज लैक्टोसाइड। तो इस तरीके से इसका नेम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक लिंकेज हो रहा है किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच, जिससे करके सुक्रोज बनता है। सुक्रोज से क्या मिलता है हम लोग को, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो देखो किस तरीके का लिंकेज हो रहा है, तो ये अल्फा लिंक और बीटा लिंक हो रहा है बिटवीन द एनॉर्मिक कार्बन एंड एल्कोक्सी ऑक्सीजन। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री है क्या, नहीं है ना फ्री। तो जब तक ये ऑक्सीजन फ्री नहीं होगा तब तक ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, है ना। इसीलिए जब हम बनाते हैं ना सुक्रोज का स्ट्रक्चर, तो सुक्रोज इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसमें एक भी O ग्रुप फ्री नहीं होता है, जिसके चलते सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग। देखो ना ये O इस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला O इस दूसरे नंबर से अटैच्ड है, दोनों आपस में लिंक्ड है, तो ये O फ्री नहीं है कि ये रिड्यूस हो सके। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए सुक्रोज की बात करते हैं। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H22OH है ना, और इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड soluble in water। Sucrose is a chiral and dextrorotatory। On hydrolysis with dilute acid, sucrose give equimolar mixture of D glucose और इसमें अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। तो अल्फा डी और बीटा डी फ्रुक्टोज हम लोग को देता है। अब व्हाट इज दिस इन्वर्जन ऑफ शुगर, ध्यान से देखो नाम से मतलब है ना इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो जो शुगर खुद होता है ना, सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, पर जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज प्लस लीवोरोटेटरी फ्रुक्टोज, दोनों चीजें देता है। Since the levorotatory of fructose is minus 92.4 is more than the dextrorotatory of glucose 52.5, hence the mixture is levorotatory। तो खुद क्या था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन जब इसका हमने क्या किया ग्लूकोज, जब इसका हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस किया तो ये लेवोरोटेटरी की तरह बिहेव करने लग गया, thus इसका इन्वर्जन हो गया। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, एंड द ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। For this reaction an enzyme is used is called invertase। कौन सा एंजाइम यूज होता है, इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है पूरा कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
नेक्स्ट देखो बेटा, इनवर्ट शुगर क्या होता है, यानी अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन द रेशियो 1:1 इज कॉल्ड इनवर्टेज। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज द साइन रोटेशन चेंज फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज चेंज एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज इनवर्ट शुगर। तो आई होप ये अच्छे से बता सकते हो तुम लोग कि इनवर्ट शुगर क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देखो, ये ग्लूकोज था, ये फ्रुक्टोज था, और देखो ये इनके बीच एक लिंकेज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बिटवीन सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है O। अब यहाँ पे खुद देखो, ये O एक भी फ्री है नहीं है ना, ये O जब तक फ्री नहीं होगा, जैसे ये O इससे कनेक्टेड है, ये O इससे कनेक्टेड है और ये आपस में कनेक्टेड है, तो जब तक ये O फ्री नहीं होगा, जब तक आप नहीं बोलोगे रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग होने के लिए कंडीशन है कि ये O फ्री होना चाहिए, तभी आप बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर। तो डायग्राम देख के साफ साफ पता लग रहा है कि ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है और इसमें रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, क्योंकि एक भी O फ्री यहाँ पे नहीं है। Yani sucrose is not a reducing sugar because it will not reduce swelling or Tollens region as the hemiacetal group is absent. नेक्स्ट देखो बेटा, माइल्टोज। तो माइल्टोज क्या होता है, माइल्टोज इज C12H22O11 and it is produced by the action of malt which contain the enzyme called diest. Formula of maltose is same as that of sucrose। ये सुक्रोज है बेटा, करेक्ट करना, दिस इज सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है जी। सुक्रोज C12, ये ग्लूकोज नहीं है, C12H22O11, बट ऑन हाइड्रोलिसिस माइल्टोज गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या देता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। देखो ध्यान से, अब देखो ग्लाइकोसिलिक लिंकेज की बात करते हैं माइल्टोज के अंदर, तो ये देखो दो अल्फा डी ग्लूकोज दिया, तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के बीच क्या हो गया, ये बॉन्ड हो गया। अब ये क्या रिड्यूसिंग होगा माइल्टोज, ध्यान से देखो, ये वाला O तो फिर सीधा कनेक्टेड है इससे, तो आप बोल दो कि नहीं भाई ये तो रिड्यूसिंग एंड नहीं है, लेकिन ये है, क्योंकि ये O देखो, ये कार्बन से कनेक्टेड है, अब ये वाला कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये O फ्री है, ये O फ्री है, तो इसके अंदर एक रिड्यूसिंग एंड है। तो हम कह सकते हैं कि जो माइल्टोज होता है वो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल होता है। उसी तरीके से लैक्टोज क्या होता है बेटा, मिल्क शुगर बोलते हैं। तो लैक्टोज इज अ डाइसैकराइड प्रोडक्ट इन द मिल्क ऑफ ह्यूमन, काउज एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर मैमल्स। इट हाइड्रोलाइज टू गिव, क्या देता है, तो ये हम लोग को देता है बेटा टू, एक तो देता है डी ग्लूकोज और एक देता है डी ग्लैक्टोज। तो चलो इनके बीच ग्लाइकोसिलिक लिंकेज देख लेते हैं कि किस तरीके का ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है इनके बीच। तो ये देखो बेटा, तो ये लिंकेज होता है इनके बीच लैक्टोज के बीच। तो यहाँ पे भी O ग्रुप फ्री है एक, यस एक फ्री है ना, ये मतलब O, हेंस इट इज आल्सो रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स की बात कर लेते हैं। तो इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट जॉइंड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, यानी दे मेनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। देखो ये स्टार्च है बेसिकली अपना, तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स इन प्लांट, जो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। एग्जांपल देखो साबूदाना हो गया, पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, राइस हो गया, दे आर द एग्जांपल ऑफ स्टार्च। कंपोजिशन क्या होता है, C6H12O5N, और स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेजर कंपोनेंट, और ये दोनों कंपोनेंट अच्छे से याद रखने, कौन कौन से, पहला बेटा अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। यानी एक इसके अंदर स्टार्च के अंदर एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है जिसको अमाइलोज बोलते हैं, और एक वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट होता है जिसको अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, जो कि होता है 80 to 85% और एक होता है 50 to 20%। नाउ व्हाट इज अमाइलोज, so it contain alpha D glucose unit joined by a glycosidic linkage between the C1 of one glucose and C4 of the next glucose unit। और D glucose unit की 200 से 100,000 यूनिट तक, 1000 यूनिट तक होती है। जैसे ये देखो, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इनका, C1 C4 के बीच दिख रहा है, C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसिडिक का लिंकेज हो रहा है। उसी तरीके से C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इसमें 200 से 1000 यूनिट तक D ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक की लिंकेज होती है C1 C4। तो इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है भाई, तो अमाइलोपेक्टिन हैज अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, इट कंपोज चेन ऑफ 25 से 30 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट joined by the glycosidic linkage between the C1 of one glucose and C4 of the next glucose unit. These chain are in turn connected to each other by C1 C6 glycosidic linkage। ठीक है, तो दो तरीके की लिंकेज होती है, एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक। तो चलो दिखा देता हूं मैं। तो ये देखो, ये तो लीनियर लिंकेज है जो अभी पढ़ा था C1 C4, और ये हो गया C1 और C6 के बीच लिंकेज, तो ये हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन का लिंकेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कार्बोहाइड्रेट्स को अपना कवर किया। तो आई होप थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि वन शॉट था, रिवीजन कराना था, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताया तुम लोगों को। तो ये हम लोगों ने पूरा अपना कार्बोहाइड्रेट्स किया है। नेक्स्ट में एक और वीडियो बना दूंगा प्रोटीन्स का,
जिसके अंदर प्रोटीन्स और बाकी जो अपना डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड है उसको कवर कर देंगे। तो आई होप सही रहा होगा, तो इसको देखो और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? टिल तुम इसको अच्छे से वॉच करो, पढ़ाई करो, ध्यान से इसको पूरा सॉल्व करो।